हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी FTX का जो कोलैप्स हमको देखने को मिला है, इसके कारण काफ़ी सारे कैस्केडिंग इफेक्ट जो हैं वो हमको यहाँ पर बाकी जो क्रिप्टो के अंदर कंपनीज हैं उसके ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे FTX एक बहुत बड़ा नाम था एंड बहुत सारी कंपनीज जो थी यहाँ पर FTX के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। एंड वैसे एक केस जो अभी सामने निकल के आ रहा है, एंड ये कंपनी क्रिप्टो स्पेस में एटलीस्ट इतनी बड़ी है कि अगर इसका कुछ कोलैप्स या कुछ गड़बड़ हुआ तो ये चीज़ें और वर्स हो सकती हैं। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे और साथ में FTX के साथ भी क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर FTX के ऊपर हैक होने की न्यूज़ यहाँ पर आई थी, जहाँ पर लोगों के फंड्स फटाफट वॉलेट से ट्रांसफर हो रहे हैं। जितने भी फंड्स थे, जिसके पास भी जो फंड्स थे, सबके सब यहाँ पर ट्रांसफर आउट हो रहे थे, बैलेंस जीरो यहाँ पर हो रहा था। तो उसको लेके काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि किसने हैक किया, एक्चुअली में हैक हुआ या सैम ने खुद ही ने यहाँ पर हैक कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है कि बहामास सिक्योरिटी रेगुलेटर उन्होंने ऑर्डर किया था यहाँ पर FTX को कि जितने भी क्रिप्टो हैं वो सबके सब गवर्नमेंट वॉलेट्स में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसी कारण से FTX के जो फंड्स थे उन्होंने वहाँ पर सारे ट्रांसफर कर दिया। एंड वो जो वहाँ पर दिख रहा था कि हैक की तरह, वो हैक नहीं था, वो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर किए। ये ट्रांसफर क्यों किए? क्योंकि वो यहाँ पर जो कस्टमर के फंड्स हैं उसको बेसिकली यहाँ पर सेफ रखना चाहते थे कि FTX किसी तरह से उसको यूज़ नहीं कर ले, कम से कम गवर्नमेंट वॉलेट्स में वो यहाँ पर सेफ रहेंगे। ये अभी भी अनक्लियर है कि यहाँ पर ये इवेंट होने के 5 दिन बाद ही उन्होंने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि ये चीज़ जब हुई थी तो काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ था मार्केट में। एवरीबडी वाज स्पेकुलेटिंग, एवरीवेयर इट वाज कवर्ड, बट स्टिल उन्होंने नहीं बोला। तो इतना टाइम क्यों लगा इस चीज़ को यहाँ पर बताने के लिए? बट एनीवेज, अब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है कि जो भी वहाँ पर सिचुएशन थी वो हैक नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर ये फंड जो है गवर्नमेंट वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर हुए थे। बट ट्रांसफर जो भी हुए, अगर देखेंगे एक्चुअली में FTX इतना बड़ा डिजास्टर है, इन्होंने इतना पुअरली सारी चीज़ों को मैनेज किया है कि अब एक्चुअली में इनके पास 700 या 800 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो ही बचे हुए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे वॉलेटाइल एसेट्स के अंदर ही जो धीरे धीरे प्राइस में और नीचे यहाँ पर डाउन जा रहे हैं। बाकी रिसेंटली यहाँ पर FTX ने अपनी जो बैंक्रप्सी फाइलिंग है वो भी फाइल कर दी है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये फाइलिंग ने रिवील किया है कि जॉन रे जो लिक्विडेटर थे एनरॉन के, और एनरॉन अगर आपको नहीं पता है तो मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी जो बैंकरप्ट यहाँ पर हुई थी, मतलब इट वॉज अ डिजास्टर, उसको आज भी स्टडी किया जाता है। तो उसके लिक्विडेटर को इन्होंने यहाँ पर एज ए CEO अपॉइंट किया FTX का। और उनका खुद का ये बोलना है, जब उन्होंने FTX की पूरी बुक्स वगैरह सब कुछ देखी, कि इतना मेस्ड अप चीज़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो एनरॉन जो अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बैंकरप्सी थी, यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट था, उसके लिक्विडेटर का ये बोलना एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बन जाती है। एंड एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, एनरॉन का जो एक तरह से टैगलाइन एक वो यूज़ करते थे वो ये थी, एनरॉन मेड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। एंड यही टैगलाइन अगर आप देखोगे FTX की भी है, मेड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। बट एनीवेज, अगर आप देखेंगे इस फाइलिंग ने ये भी रिवील किया कि एलेमेडा ने यहाँ पर SBF को अराउंड $3.3 बिलियन इन लोन यहाँ पर दिए थे। साथ में FTX के जो कॉर्पोरेट फंड्स थे वो यहाँ पर यूज़ करे जा रहे थे घर और अपने पर्सनल आइटम्स जो हैं यहाँ पर बाय करने के लिए। साथ में और यहाँ पर एक जो शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि एलेमेडा रिसर्च जो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड करती थी FTX एक्सचेंज के ऊपर बड़े अमाउंट के अंदर, उनको एग्जेम्प्ट किया था यहाँ पर लिक्विडेशन से। इसका मतलब ये कि वो कोई भी लेवरेज ट्रेड करते थे तो उनकी कोई लिक्विडेशन प्राइस होती नहीं थी। कस्टमर फंड से उनके जो फंड्स है एक तरह से हमेशा सेव रहते थे, जो भी वो ट्रेड लेते थे वो कभी लिक्विडेट हो ही नहीं सकते थे। तो जहाँ पर आप और मैं अगर ट्रेड करते हैं और हम लिक्विडेशन होने की हमारी चांसेस रहते हैं, जब हमारा मतलब लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है, वहां पर एलेमेडा के साथ ऐसा नहीं था। वो गॉड मोड के अंदर कैसा भी ट्रेड कर सकते थे, लॉन्ग करो शॉर्ट करो कुछ भी करो, लिक्विडेशन तो होना नहीं है। तो ये था। एंड इस चीज़ के बारे में इफ़ यू रिमेंबर एडी एंड सैंडी शो पे भी हमने काफ़ी बार कवर किया है कि व्हेन यू ट्रेड ऑन FTX बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑर्डर बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं एंड ये स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं जानबूझ के, क्योंकि दे कैन सी योर ऑर्डर बुक एंड दे कैन सी एवरीथिंग, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टेक प्रॉफिट है, एंड दे नो योर स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से ट्रेड करते हो। तो वही जो चीज़ अब यहाँ पर रिवील हो रही है। एंड आई एम श्योर कि ये लिक्विडेशन से एग्जेम्प्टेड वाली चीज़ तो मतलब एक चीज़ होगी, इससे ज़्यादा और छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको मिसयूज़ करके यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो विन करने की कोशिश करते थे। नो डाउट FTX जो एलेमेडा रिसर्च है इसी कारण ट्रेड्स में हमेशा इतना अच्छा था, बट स्टिल जो अच्छा था कि नहीं था अभी तो डिजास्टर से हो गया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, रिसेंटली हमने कल जो लाइव स्ट्रीम करी थी वहाँ पर हमने बात करी थी कैसे काफ़ी सारे प्रेस आर्टिकल्स अब आ रहे हैं जो किसी तरह से पफ पीस लिख रहे हैं SBF के ऊपर या उनको सेव करने के लिए कि ही वॉज नॉट दैट बैड। अब उसी को लेके अगर आप देखोगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिसेंटली यहाँ पर एक पफ पीस लिखा था। और अब देखोगे ये यहाँ पर एक इवेंट भी होस्ट कर रहे हैं और उस इवेंट के अंदर SBF यहाँ पर इन्वाइटेड है। ये इवेंट जो है ये 30 नवंबर को है और इन्वाइटेड एज ए स्पीकर है यहाँ पर।
एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस इवेंट के अंदर बाकी अगर आप स्पीकर्स देखोगे तो उसमें आप देख सकते हो जेनेट येलन जो यूएस की ट्रेजरी की सेक्रेटरी हैं वो आ रही हैं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक के जो सीईओ और चेयरमैन है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और ऐसी बहुत सारे मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो आ रहे हैं। एंड इस इवेंट की जो प्राइस है वो है $2400। इट्स क्रेजी, मतलब जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं FTX के साथ और SBF ने जो चीज़ें यहाँ पर करी हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के इतने बड़े इवेंट में दे आर इन्वाइटिंग हिम राइट नाउ। बट लेट्स सी अब इन्वाइट करते हैं 30 नवंबर को या वो कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली यहाँ पर सीजी जो है और सैम दोनों के बीच में काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हमने देखे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अब उसके बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर सीजी से पूछा गया कि रिसेंटली सैम ने जो आपके लिए एक इनडायरेक्ट ट्वीट किया कि स्पारिंग पार्टनर जो है उसके बारे में मैं आने वाले टाइम पे बोलूँगा, क्योंकि ग्लास हाउसेज एक तरह से एग्जांपल उन्होंने दिया कि जिनके घर खुद के कांच के बने हो उस पर दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, सो दैट वे। तो यहाँ पर देखते हैं सीजी ने यहाँ पर बेसिकली सैम को एक साइकोपाथ ही बोल दिया यहाँ पर। At some point I might have more to say about a particular sparring partner, so to speak, but you know, glass houses. So for now, all I say is, well played, you won. Can you respond to that? I think only a psychopath can write that tweet. I'll explain why. Number one is, he never told me I was his sparring partner. I'm actually not sure if that tweet is even tweeted at me or us. We're not Who else sure. would it be? We can imply or we can guess. But तो बेसिकली दिस इज व्हाट सीजी सेड। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि FTX के साथ जो ये कोलैप्स हुआ ना, उसके बाद एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, अगर आप देखोगे जेनेसिस जो एक क्रिप्टो लेंडिंग यूनिट है, उन्होंने अपने कस्टमर के विड्रॉल जो हैं वो बंद कर दिए। बंद करने का रीज़न क्या है? FTX का कोलैप्स। इसका मतलब कि उनके फंड जो थे कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने FTX को दे रखे थे। अब अगर आप बात करोगे जेनेसिस है क्या, आपने शायद हो सकता है नाम यहाँ पर नहीं सुना होगा। तो जेनेसिस अगर आप देखोगे डिजिटल करेंसी ग्रुप, जो काफ़ी बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप समझ जाओगे ये कौन है। अगर आप इनकी सब्सिडरीज देखोगे तो उसमें एक आते हैं जेनेसिस, जो बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो लेंडिंग जो है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, यील्ड प्रोवाइड करते हैं, वो इनका एक यहाँ पर सब्सिडरी है। यहाँ पर ग्रे स्केल, ये तो आप जानते ही होंगे, ग्रे स्केल यहाँ पर है। अगर आप देखोगे कॉइनडेस्क बेसिकली यहाँ पर है। फाउंड्री अगर आप देखोगे काफ़ी अभी अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग फर्म यहाँ पर बन रही है BTC के, एंड बाकी ये स्टेकिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप इज़ अ बिग नेम, ये पेरेंट कंपनी है जिसका एक सब्सिडरी यहाँ पर जेनेसिस है, विच इज़ अ बिग नेम, जो काफ़ी यील्ड यहाँ पर अर्न करते थे। एंड अगर आप देखोगे ये यील्ड इतना अर्न करते थे कि बहुत बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फैमिली ग्रुप्स हैं, इन्वेस्टमेंट फैमिली ग्रुप्स, वो यहाँ पर जेनेसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि ये वेल रेपुटेड एक ब्रांड यहाँ पर था। बेसिकली आप अपना फंड यहाँ पर देते हो इनको, ये वो जाके दूसरे लोगों को लोन पे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, खुद थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा आपको देंगे, जैसे बैंक जिस तरह से काम यहाँ पर करते हैं। इनफैक्ट ये इतने बड़े थे कि अगर आप देखोगे इनकी Q3 की फाइलिंग के अंदर अराउंड इनके जो एक्टिव लोन्स थे वो थे $2.8 बिलियन के। अब अगर हम बात करें ये डिजास्टर्स यहाँ पर क्यों हो सकता है, तो इसको लेके यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रेड है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो जेनेसिस का पूरा सिनेरियो है ये इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा हर्ट कर सकता है, पूरी इंडस्ट्री के लिए और डेवास्टेटिंग हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जेनेसिस एक OTC बिटकॉइन डेस्क की तरह चालू हुआ था 2018 के अंदर। अब ये सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट लेंडिंग डेस्क है वो यहाँ पर बन चुका है, जो यहाँ पर एक पार्ट है ये डिजिटल करेंसी ग्रुप का, जैसा मैंने आपको भी यहाँ पर बताया, जो कॉइनडेस्क, फाउंड्री, जेनेसिस, ग्रे स्केल, इन सबको यहाँ पर ओन करते हैं। एट इट्स हाइट अगर आप देखोगे Q4 2021 में अराउंड 50 बिलियन लोन ओरिजिनेटर्स थे, 12.5 एक्टिव लोन्स थे, स्पॉट वॉल्यूम, तो आप पूरा डेटा देख सकते हो। मतलब दिस इज ह्यूज, मतलब छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा है। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 Arrow कैपिटल यहाँ पर हुआ, और 3 Arrow कैपिटल का जब कोलैप्स हुआ था वी ऑल्सो कवर्ड कि उसमें जेनेसिस जो था वो बिगेस्ट क्रेडिटर थे 3 Arrow कैपिटल के, जहाँ पर उन्होंने उनको $2.4 बिलियन दिए थे। मतलब उन्होंने 3 Arrow कैपिटल को दिए थे कि लो तुम ये फंड्स जो है यहाँ पर यूज़ करो। जेनेसिस ने वहाँ पर 1.2 बिलियन जो हैं वो 3 Arrow कैपिटल के अगेंस्ट में क्लेम करे जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने यहाँ पर उनको पैसे दिए थे। एंड बाकी जो था उन्होंने बाकी यहाँ पर जो DCG था, डिजिटल करेंसी ग्रुप, जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने स्टेप इन किया एंड बाकी यहाँ पर अपने जो क्लेम है 1.2 के वो यहाँ पर एज्यूम किए। ठीक है, लीविंग जेनेसिस विद नो आउटस्टैंडिंग
लाइबिलिटीज टाइड टू 3 Arrow कैपिटल। मतलब एक तरह से यहाँ पर वो बेल आउट हो गए कि खुद ने थोड़ा सा यहाँ पर कर लिया एंड 3 Arrow क्या बोलते हैं इनके डिजिटल करेंसी ग्रुप जो ये पेरेंट कंपनी है यहाँ पर दिस वन, इन्होंने इनको बेल आउट एक तरह से यहाँ पर कर लिया। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर फिक्स नहीं हुई, चीज़ें और डिजास्टर्स होती रहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पर जेनेसिस जो था उनका काफ़ी लार्ज एक्सपोजर बेबल फाइनेंस के ऊपर भी था। एक ये C5 प्लेटफॉर्म था, उनके साथ भी जो था मतलब सिचुएशन वाज नॉट गुड, सो दे ऑल्सो लाइक गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो वहाँ पर भी इनको जो हिट है फिर से जेनेसिस को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे इनके जो लॉन्ग टाइम CEO थे माइकल मोरो, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। एंड जितने भी यहाँ पर ही सिंह जितने भी वेल नोन जेनेसिस के लोग थे जो पहले से थे, काफ़ी टाइम से इसको बिल्ड करने में हेल्प किया, वो धीरे धीरे रिज़ाइन कर रहे थे। जब रेजिग्नेशन चालू हो जाते हैं ना सीनियर लोगों के, समझ जाया करो कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये हमेशा एक रेड फ्लैग होता है जब ऐसी चीज़ होती है। मोस्ट केसेस में ज़्यादातर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब Q3 2022 में देखोगे तो इनके नंबर जो थे काफ़ी ड्रास्टिकली, अभी बात करी 50 बिलियन पे नंबर्स चल रहे थे, वो अगर आप देखोगे ड्रास्टिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉल कर गए। लेकिन स्टिल सबको ये था कि जेनेसिस इतना बड़ा ब्रांड है तो दे स्टिल फेल्ट लाइक इट्स सेफ, इट्स फाइन। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जेनेसिस का डाउनफॉल जो है इतना बैड क्यों है, मतलब वाई इट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जेमिनी एक्सचेंज को मान लो या फिर बाकी यहाँ पर एक्सचेंजेस मान लो, तो वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप मेरा एक्सचेंज में आओ, आप क्रिप्टो रखोगे तो आपको यहाँ पर हम यील्ड या इंटरेस्ट उस पर अर्न करके देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो गए जैसे जेमिनी हो गया, तो आपने क्या किया, आपने जाके यहाँ पर जैसे अगर आप C5 प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आप जेमिनी हो तो जेमिनी वाले क्या करेंगे, जेनेसिस में जाके आपका कस्टमर का जो फंड है वहाँ पर उनको दे देंगे जेनेसिस को कि ये मेरे पास फंड है, इस पर हमको इंटरेस्ट अर्न करना है। अब उससे क्या होगा, यहाँ पर जेनेसिस जो होता है आपके जो फंड है वो बेसिकली यहाँ पर लेगा जो यहाँ पर जेमिनी ने दिए और ये दूसरे लोगों को यहाँ पर लोन पे देगा। तो मैं कस्टमर हूँ, मैं जेमिनी एक्सचेंज पे गया, मैंने अपने फंड को डिपॉजिट किया सोच के मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मिले, जेमिनी एक्सचेंज ने उस फंड को लिया, उसने यहाँ पर जेनेसिस को दिया ये बोल के कि ये फंड है, इस पर तुम मुझे इंटरेस्ट दो, और फिर जो जेनेसिस है ये दूसरे लोगों को यहाँ पर लोन पे देता है, जैसे 3 Arrow कैपिटल हो गया या FTX हो गया या एलिमेंटा हो गया, उनको देता है कि आप मुझे और हायर इंटरेस्ट दो। फिर जो इंटरेस्ट आएगा थोड़ा कुछ रख लेंगे, बाकी वो जेमिनी को देंगे, जेमिनी कुछ रख लेगा उसमें से, और बाकी जो है कस्टमर को यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से काम कर रहा था। तो उसका जो सेंटर पीस था एक, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जेनेसिस था, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस, बहुत सारे जो फैमिली हाउसेज हैं वो यहाँ पर उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन इसमें दिस कॉन्सेप्ट इज गुड और अच्छा है, तब तक चलेगा लेकिन जब तक जिनको आपने पैसा दिया वो पैसा रिटर्न करेगा, राइट। अगर वो बंदा जिसको एंड में पैसा मिला है, जिसको जेनेसिस ने दिया, और वही बैंकरप्ट हो जाए जैसे 3 Arrow कैपिटल की तरह या फिर सेल्सियस की तरह, तो वहाँ पर क्या होगा। तो वहीं पर है जो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर बन जाती है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जेनेसिस के साथ सिचुएशन ये भी थी, क्योंकि ये इतना वेल नोन और रेपुटेड मतलब एक तरह से कंपनी है डिजिटल करेंसी ग्रुप की, तो एक्सचेंजेस तो अपने फंड्स को डालते ही थे यहाँ पर। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली हाउसेज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी थी जो ट्रस्ट करके डायरेक्टली डालती थी कि मुझे एक्सचेंज के थ्रू क्यों करना है, ये तो रिटेलर्स करेंगे, हम तो एक्सचेंज पे डालेंगे, एक्सचेंज यहाँ पर देगा। वो डायरेक्टली इनको अप्रोच करके बड़े बड़े अमाउंट्स के जो डील इनके साथ करते थे कि आप हमारा ये पैसा लो और आप हमको जो इंटरेस्ट है आप अर्न करो, और उन्हीं का पैसा जो है बाकी लोगों को यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते थे। एंड अभी अगर आप देखोगे ये इनके पास एक के बाद इतने हिट हुए, 3 Arrow कैपिटल हो गया, फिर बाकी जो केसेस है वो यहाँ पर सारे के सारे हुए। एंड अभी करंटली फिर से FTX का केस हुआ है जहाँ पर दे हैड एक्सपोजर, एंड अब उनको फाइनली यहाँ पर जो विड्रॉल है वो बंद करने पड़े हैं। तो अगर ये इतने मैसिव स्केल का, मतलब लेंडिंग के अंदर कोई एक सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट अगर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है सेंट्रलाइज्ड, वो यहाँ पर जेनेसिस है, जिसके अंदर एक्सचेंजेस जो हैं कस्टमर्स का फंड भी रखते हैं, अपना खुद का फंड भी रख देते हैं, फैमिली हाउस इन्वेस्टर्स जो है वो भी अपना फंड जो है यहाँ पर रखते हैं, तो हर कोई यहाँ पर आके इन्वेस्ट करता है। तो अगर यहाँ पर सिचुएशन अनफोल्ड हुई कि एक्चुअली में कस्टमर्स के और ये डैमेज जो है ये बहुत बड़ा हुआ जो किसी तरह से फिक्स नहीं हुआ, तो इट कैन बी रियली बैड फॉर एवरीथिंग, एक्सचेंजेस सबके लिए। आई होप अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इससे आप समझ रहे हो कि ये कितना मैसिव है और कितना बड़ा यहाँ पर हो सकता है। सो दिस इज वन थिंग विच इज गेटिंग रिवील्ड नाउ। वी हैव टू सी अभी आगे जाके किस तरह से सिचुएशन होती है, क्या इनको यहाँ पर बेल आउट करते हैं, क्या चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है काफ़ी सारी सब्सिडरीज को यहाँ पर ओन करते हैं, तो उसमें से एक जेनेसिस यहाँ पर है। तो उनका बोलना ये है कि बाकी हमारे जो है कॉइनडेस्क हो गया या ग्रेस्केल हो गया उस पर कोई इंपैक्ट इतना नहीं है, लेकिन जेनेसिस पे तो है। लेकिन अब चक्कर ये है कि जेनेसिस पे इनके खुद के फंड होते तो बात अलग होती, लेकिन ये तो जगह ही ऐसी है जहाँ पर
रिटेलर्स हम आपके मेरे जैसे जो एक्सचेंज पे डालते हैं वो एक्सचेंज यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, एक्सचेंज खुद के डिपॉजिट करते हैं, बाकी बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स वहाँ पर सीधे जेनेसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो अगर एक्सपोजर बड़ा हुआ और एलिमेडा और एफटीएक्स के साथ यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 3 कैपिटल के साथ एक ही मतलब हो ही चुका है ऑलरेडी इनके साथ एक डिजास्टर, तो वो सिचुएशन काफ़ी ट्रबलसम यहाँ पर हो जाएगी। बट लेट्स सी आगे जो है किस तरह से चीज़ जो है यहाँ पर ये अनफोल्ड होती है। अभी के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है। लेट्स होप कि ये डिजास्टर्स नहीं हो और किसी तरह से यहाँ पर बेल आउट या इनको जो डिजिटल करेंसी ग्रुप है उन्हीं की कंपनी है तो वो किसी तरह से इसको फिक्स करे। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इन सारी चीज़ों के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से भी शेयर करिए ताकि दे ऑल्सो स्टे अपडेटेड कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। और अभी जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो विद टाइम धीरे धीरे और भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि अभी एफटीएक्स कुछ भी नहीं है, इसके बाद आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब एक गिरता है, डोमिनो का एक पीस होता है ना, एक गिरता है वो, तो उसके बाद बहुत सारे बाकी जो पीसेज होते हैं वो भी धीरे धीरे आपको गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो अभी यहाँ पर होगा, तो जो भी लिंक थे वो सब गिर सकते हैं। जो स्टार्ट यहाँ पर लूना के साथ हुआ था अभी एफटीएक्स तक पहुंचा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में क्या इतना ही, बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।